हेलो बच्चों, मैं शुभम मौर्य। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सॉल्व पेपर। तो ये जो आपको सॉल्व पेपर हमारी बुक में जॉय पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है, मास्टर स्ट्रोक नाम से ये बुक है, जिसका हमने कुछ पेपर सॉल्व भी कर लिए हैं। पहला तो हमने सॉल्व किया था इसका फार्मास्यूटिक्स का सॉल्व कर लिया है, और सोशल फार्मेसी 2 पेपर हमने सॉल्व कर लिए हैं। जो आप लोग देखिए, पेपर एग्जाम के लिए जो ये सॉल्व पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि आए हुए होते हैं और आने के चांसेस भी रहते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस का। तो हमने 2 पेपर सॉल्व कर लिए। आज तीसरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। तो आप इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको पेपर पूरा समझ में आए, क्योंकि इसमें कुछ रिएक्शंस हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि यूज किए हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तो आप लोग बने रहिए। आते हैं हम अपने सब्जेक्ट पे। बच्चे आते हैं हम अपने पेपर पे। तो हमने कुछ पेपर सॉल्व कर लिए हैं, तो उनसे आप लोगों को बहुत ही मदद मिलेगी, क्योंकि पेपर की तैयारी जो है पिछले ईयर्स के पेपर देखकर ही होती है, क्योंकि उनमें से हमें पता चलता है कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि हमारे पेपर में फंसेंगे, जिससे हम पास हो सकेंगे और अच्छे नंबर हम ला सकेंगे। तो हमको अगर तैयारी करनी है तो पेपर ही देखकर करते हैं। तो हमने पिछले वर्ष का ये पेपर उठाया हुआ है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आप लोग पूरा पेपर समझ पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो हमने मार्क कर रखे हैं, जो कि अगली बार आ सकते हैं मे बी। तो आप लोग बने रहिए साथ ही में। तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न तो आप लोग जानते ही होंगे। पहला पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पहले पार्ट में जो 6 क्वेश्चन करने हैं, जो कि 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन लिमिट टेस्ट फॉर द फॉलोइंग एनी वन। आयरन का करना है या आर्सेनिक का करना है, इनमें से आयरन का करना है या आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल देना है, और केमिकल रिएक्शन जो यूज होती हैं उसका करना है। तो आप लोगों ने लिमिट टेस्ट तो पढ़ा होगा और लैब में परफॉर्म भी किया होगा। तो लिमिट टेस्ट को पहले तो हम जान लेते हैं होता क्या है। लिमिट टेस्ट लिमिट टेस्ट का मतलब होता है कि इम्प्योरिटी को देखना, या फिर हमारा प्रोडक्ट कितना प्योर है ये चीज़ को पता करना ही लिमिट टेस्ट में मेनली यही किया जाता है। इसका यूज लिमिट टेस्ट का, कि इम्प्योरिटी कितने % में है केमिकल में, ये चीज़ पता करते हैं लिमिट टेस्ट से। ठीक है, तो बात करते हैं। पहले पूछा गया है आयरन का केमिकल रिएक्शंस और प्रिंसिपल दीजिए। तो हम आयरन पे आते हैं। आयरन के लिमिट प्रिंसिपल की, तो आयरन का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है? सिट्रिक एसिड की उपस्थिति में थायोग्लाइकोलिक एसिड का जो है हम रिएक्शन करते हैं। थायोग्लाइकोलिक एसिड और आयरन के साथ में रिएक्ट करते हैं, जो कि प्रेजेंस होती है सिट्रिक एसिड की, तो बनाता है आयरन थायोग्लाइकोलेट बनाता है, जो कि हल्के गुलाबी कलर से गहरे लाल बैंगनी रंग का हो जाता है। ये आपका प्रिंसिपल है। अब आते हैं रिएक्शंस पे। बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो हम पहले तो, या फिर हम आयरन के 3 या फेरिक बोलते हैं या फेरस बोलते हैं, तो हम ये फेरी वाला रिएक्शन लेते हैं और साथ में क्रिया कराते हैं थियोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में। तो ये आपका बनता है फेरस थायोग्लाइकोलेट जो है बनता है, जो कि कलर देता है हल्के गुलाबी रंग से गहरे लाल बैंगनी कलर का बन जाता है। इससे पता चलता है प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल हो गया और रिएक्शंस हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 में ये भी पूछा गया है, आर्सेनिक का प्रिंसिपल दीजिए और केमिकल रिएक्शन दीजिए। तो प्रिंसिपल की बात करते हैं। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टेन ऑन द मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटेशियम आयोडाइड। इट इज आल्सो कॉल्ड एज गडजेट टेस्ट एंड रिक्वायर फॉर स्पेशल ऑपरेटर्स। जो लिमिट टेस्ट हम अगर आयरन की बात करते हैं, तो नॉर्मली हम निजलेस सिलेंडर या फिर बीकर या फिर टेस्ट ट्यूब में हम कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये आर्सेनिक के लिए जो है एक स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत होती है, जिसे गडजेट ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अगर प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल की अगर बात करते हैं, तो पहले तो हम आर्सेनिक एसिड लेते हैं और उसका रिडक्शन करते हैं, जिससे आर्सेनियस एसिड बनता है। फिर आर्सेनियस एसिड का हम फिर रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड या फिर और जिंक क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन सभी के प्रेजेंस में हम अगर रिएक्शन करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो फिर आर्सीन गैस बनती है। आर्सीन गैस जो होती है उसको फिर हम मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो आपका येलो स्टेन देता है। मतलब कि
पीला धब्बा देता है। तो ये इससे पता चलता है ये प्रेजेंस है। तो हमने जान लिया ये, फिर पीला येलो स्टेन देता है लास्ट में। तो इससे पता सिद्ध हो जाता है कि लिमिट टेस्ट आर्सेनिक जो है उसमें प्रेजेंट है, उस लिक्विड में, जिस लिक्विड का हम ये कर रहे हैं उसमें आर्सेनिक प्रेजेंट है। ठीक, बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो हम पहले आर्सेनिक एसिड लेते हैं H3ASO4, रिडक्शन कराते हैं रिडक्टिव एजेंट लेके। ठीक, तो बनता है आपका आर्सेनियस एसिड बनता है। फिर आर्सेनियस एसिड लेते हैं, यहाँ पर हम आर्सेनियस एसिड है, फिर रिडक्शन कराते हैं प्रेजेंस ऑफ रिडक्टिव एजेंट, बनता है आपका आर्सिन गैस। आर्सिन गैस का प्लस H2O निकलता है। तो आर्सिन गैस का हम क्या कराते हैं ASH3, ये है आपका आर्सिन गैस प्लस HgCl2। तो आपका बनता है येलो स्टेन बनता है। येलो स्टेन जो निकलता है तो इससे ये पता चलता है कि इस केमिकल में आर्सेनिक प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट हैं। ए पार्ट में कह रहा है कि 2 की डिफिनीशन दीजिए, जो कि हिमेटिनेक्स, टॉपिकल एजेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में से 2 की डिफिनीशन दीजिए। और बी पार्ट में कह रहा है कि सैलिन कैथारेटिक्स पे एक शॉर्ट नोट लिखिए। ठीक, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए की, जिसमें पहले पूछा गया हिमेटिनिक्स की डिफिनीशन दीजिए। तो हीमेटिनिक्स आप नाम से ही जान गए हैं, इसको 1-2 बार नाम आप लीजिए, समझ जाएंगे। हीमेटिनिक्स मतलब हो गया आयरन से रिलेटेड जो कि ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, या फिर आयरन से रिलेटेड होंगी या हीमोग्लोबिन से रिलेटेड होंगी। हीमोटिनिक्स यानी कि हीम आगे लगा हुआ है तो उसी से रिलेटेड हैं। तो हीमेटिनिक्स क्या होते हैं? हीमेटिनिक्स आर एजेंट दैट टेंड टू स्टिमुलेट ब्लड सेल फॉर्मेशन और टू इंक्रीज हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। कह रहा है हीमेटिनिक्स वो एजेंट होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल RBC, या फिर ब्लड के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं, या फिर इंक्रीज द हीमोग्लोबिन इन ब्लड में हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं। दैट्स एजेंट आर कॉल्ड एज हीमेटिनिक्स। ठीक, तो एग्जाम्पल इसका हुआ है फॉलिक एसिड, विटामिन B12 एंड आयरन। जो है हीमेटिनिक्स के जो एग्जाम्पल हैं फॉलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन, इनसे हमको हीमेटिनिक्स प्राप्त होता है, जो कि हमारे ब्लड के बनने में बहुत ही मददगार हैं। दूसरा है टॉपिकल एजेंट। टॉपिकल एजेंट की बात करते हैं। टॉपिकल एजेंट का हिंदी में सामयिक एजेंट बोलते हैं। टॉपिकल भी आप एक बार नाम लीजिए। टॉपिकल मतलब कि स्किन पे लगाने वाले, जैसे कोई ऑइंटमेंट हैं या फिर सेमी सॉलिड में जो भी ऑइंटमेंट आते हैं या क्रीम्स हैं, ये सब जो स्किन पे लगाए जाते हैं आउटर लेयर पे, वो टॉपिकल एजेंट बोले जाते हैं। द टॉपिकल एजेंट आर दोज सब्सटेंस विच अप्लाई टू बॉडी सरफेस। मैंने बोला ना जो स्किन पे लगाए जाते हैं, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन विद हिम द बॉडी कैविटी द एट ओपन आउटसाइड। जो ऊपरी परत है, ऊपर आउटसाइड में जो है उस पर जो लगाए जाते हैं। ठीक है, दीज कंपाउंड एक्ट लोकली विद स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन मेनली बाई मैकेनिकल और फिजिकल मैनर। ठीक है, तो हमने टॉपिकल एजेंट को जान लिया। इसके एग्जाम्पल जैसे ऑइंटमेंट, क्रीम हो गई, ये सब जो होते हैं ये टॉपिकल एजेंट में आते हैं। बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट की। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट मतलब कि जो भी एजेंट होंगे वो GIT से रिलेटेड एजेंट होंगे, मतलब कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड एजेंट होंगे, जो कि उसको स्टिमुलेट करेंगे या फिर उसमें कुछ इफेक्ट देंगे, तो वही एजेंट कहलाएंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट इंक्लूड मैनी डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग दैट आर यूज्ड इन ट्रीट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। और कह रहा है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट जो होते हैं डिफरेंट क्लास की ड्रग रखते हैं, जो कि गैस्ट्रिक डिसऑर्डर जो होते हैं, स्टमक में जो भी डिसऑर्डर होते हैं या इंटेस्टाइन में जो भी डिसऑर्डर होते हैं उनको ठीक करता है या ट्रीट करता है। They can be classed as 5-amino salicylate, antiacid, antidiarrheal, digestive enzyme, functional bowel disorder agent, gallstone solubilizing agent, GI stimulants, H. pylori eradication agent, H2 antagonist, laxative, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। कह रहा है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि हमारे गैस्ट्रिक GIT या गैस्ट्रिक पर अपना इफेक्ट शो करते हैं, और जो भी गैस्ट्रिक डिजीज़ होती हैं स्टमक से रिलेटेड या फिर GIT से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती हैं उनको क्योर या ट्रीट करती हैं। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हुए हैं, जैसे एंटासिड हो गया, PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो गया, और GI स्टिमुलेंट्स हो गया, H. pylori यानी कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी इराडिक्शन एजेंट हो गया, H2 एंटागोनिस्ट हो गया, लग्जेटिव हो गए, परगेटिव हो गए। ये सब आपके आते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में।
ठीक, अब बात करते हैं साइलिन कैथारेटिक्स। पार्ट बी आपको पूछा गया था, राइट अ शॉर्ट नोट इन साइलिन कैथारेटिक्स। इसकी बात करते हैं, साइलिन कैथारेटिक्स क्या होते हैं। तो साइलिन कैथारेटिक्स or purgative are agent that quicken and increase evacuation from the bowel. Laxative और mild कैथारेटिक्स कह रहा है कि साइलिन कैथारेटिक्स वो एजेंट होते हैं, साइलिन कैथारेटिक्स को हम परगेटिव भी बोलते हैं, जो कि वो एजेंट होते हैं जो कि बावल मूवमेंट को या फिर स्टूल को निकालने में काम करते हैं, जो कि रिलीफ ऑफ कॉन्स्टिपेशन में जो एजेंट यूज किए जाते हैं वो साइलिन कैथारेटिक्स कहलाते हैं। ठीक, तो इसमें जो है साइलिन कैथारेटिक दो टाइप के होते हैं, परगेटिव और लग्जेटिव। परगेटिव जो होते हैं स्ट्रॉन्ग कैथारेटिक्स को रिमूव करने के लिए होते हैं, और लग्जेटिव कैथारेटिक्स जो होते हैं वो सॉफ्ट कैथारेटिक्स को रिमूव करने के लिए होते हैं। तो परगेटिव जो होता है उसका एग्जांपल एक दिया हुआ है मेथिल सेलुलोज, ये मेथिल सेलुलोज होता है, और लग्जेटिव का एक एग्जांपल दिया गया है लैक्टोलोज। ठीक है, तो अब इसके बारे में और थोड़ा बहुत बताते हैं कि क्या क्या होता है। To each defection in patient with painful hemorrhoids or other rectal disorder and avoid excessive staining and concurrent increase the abdominal pressure in patient with hernia। मतलब कि इन्होंने ये कह रहे हैं कि जो बवासीर होता है उस डिसऑर्डर के लिए और रेक्टल डिसऑर्डर को अवॉइड करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए आप साइलिन कैथारेटिक यूज किए जाते हैं, और इसे हार्निया हो जाती है, इंटेस्टाइनल हार्निया या फिर और जगह हार्निया हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और साइलिन कैथारेटिक्स का और यूज है टू अवॉइड पोटेंशियली हजार्ड्स रिस्क राइज इन बीपी। मतलब कि ब्लड प्रेशर जो अगर बढ़ रहा है उसको अवॉइड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं ड्यूरिंग डिफेक्शन इन पेशेंट विद हाइपरटेंशन, सेरिब्रल एंड कॉर्नियल आर्टरियल डिजीज। जैसे हाइपरटेंशन हो गई, सेरिब्रल कॉर्नरी हो गई और आर्टरियल डिजीज जो होती हैं उनको अवॉइड करने के लिए इसका यूज करते हैं कि रिलीव ऑफ एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को दूर करने के लिए, और इंटेस्टाइनल में सॉलिड मटेरियल को निकालने के लिए, जो कि कुछ विकर्ण लेखी अध्ययनों से पहले आंत से ठोस सामग्री को हटाने के लिए बताया ना मैंने, इंटेस्टाइनल में अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया या फिर सॉलिड मटेरियल रह गया उसको रिमूव करने के लिए साइलिन कैथारेटिक्स का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, क्लासीफाई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड गिविंग वन स्ट्रक्चर फ्रॉम ईच क्लास। मतलब कि कह रहा है विषम चक्रीय यौगिकों को परिभाषित करें, विषम चक्रीय यौगिकों के प्रत्येक वर्ग की संरचना देकर वर्गीकृत कीजिए। कह रहा है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पहले होते क्या हैं, उनको बताओ क्या होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। पहले तो जानते हैं साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड मतलब कि ये जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है साइक्लिक कंपाउंड है, मतलब कि गोल गोल है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर जो कोने पर होता है यहाँ पर कार्बन उपस्थित होते हैं, तो ये होता है साइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, मतलब कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब ये कार्बन उपस्थित होते हैं, यहाँ पर कार्बन की जगह पर और कोई उपस्थित होता है, जैसे नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन उपस्थित होता है या ऑक्सीजन उपस्थित होता है, तो वहाँ पर ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। जैसे मैं बना रहा हूँ एक स्ट्रक्चर, ये जैसे बना दिया मैंने ये, तो ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, क्योंकि यहाँ सब पर तो कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ कार्बन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है, तो ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, डीलिंग विद द सिंथेसिस, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन ऑफ दीज हेटेरोसाइकल्स। कह रहा है कि हेटेरोसाइकल्स की प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन और सिंथेसिस इसमें हम अध्ययन करते हैं हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शाखा है। इसमें पूछा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन दीजिए आप हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का। तो पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, पहला क्लासिफिकेशन है और बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट पर जो बेस्ड है ये क्लासिफिकेशन। तो पहला आता है एलिफैटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। Aliphatic heterocyclic compound are those cyclic heterocycle that do not contain any double bond। कह रहा है एलिफैटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एक ऐसा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, तो उसे एलिफैटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है एजिडिन, एथिलीन, एथिलीन ऑक्साइड और थिरेन, ऑक्सीटेन, एजिटिडीन, थियेन,
THF, डिऑक्सेन, पायरोलिडीन, ये इसके एग्जाम्पल हैं एलिफैटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के। यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता तो ये एलिफैटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होता। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड नहीं हुआ है, तो इसीलिए इसको एलिफैटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और साथ ही में कोई ना कोई कंपाउंड जो है जो कि कंपाउंड जो है कार्बन की जगह पर उपस्थित होता है उसे की एलिफैटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पर 4 एग्जाम्पल भी दिए गए हैं और स्ट्रक्चर भी दिए गए हैं, तो बहुत ही आसान है ये। उसके बाद बात करते हैं एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। पहले हमने बात की एलिफैटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। एलिफैटिक हेटेरोसाइक्लिक वो कंपाउंड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, जिन साइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड नहीं होते। बात करते हैं एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की, तो हमने स्ट्रक्चर एक बनाया है। जैसे ये बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बस ऐसे ही होता है। ये देखो ये स्ट्रक्चर हो गए, बॉन्ड हो गए, हम गोला कर दिए, इसका बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो हमने इसकी कार्बन की जगह पर, यहाँ पर कार्बन होता है वहाँ पर नाइट्रोजन कर दिया है, तो ये एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। इनका एग्जाम्पल दिया हुआ है फ्यूरान, पायरोल, थियोफीन, इंडोल, बेंजोफ्यूरोन, ऑक्साजोल, इमिडाजोल, पायरीमिडीन एंड पायरीजिडीन। ये एग्जाम्पल हैं एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के। तो हमने आपको बनाना सिखा दिया कैसे एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बनते हैं। यहाँ पर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं। ये पायराडिजीन का बना हुआ है, ये पायरामिडीन का बना हुआ है, प्यूरिन का बना हुआ है। पायराडिजीन में क्या हुआ है, ये देखो ये डबल बॉन्ड तो नहीं बेंजीन का है, केवल यहाँ पर 2 नाइट्रोजन आ गए हुए हैं कि यहाँ पर कार्बन की जगह पर 2 नाइट्रोजन आ गए हैं, तो ये एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पर भी ये दूसरी पोजीशन पे आए हैं, ये दूसरी पोजीशन पर आए हैं, तो इसे पायरीमिडीन बोलते हैं। और ये इसमें डबल रिंग के साथ में नाइट्रोजन आए हुए हैं, तो ये प्यूरिन हो गया। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे, तो उसमें पहला था बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, मतलब कि बॉन्ड का जो अरेंजमेंट होता है उसके हिसाब से पहले बेस पर मैंने किया। अब यहाँ पर दूसरा है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के बेस पर हमको क्लासिफिकेशन करना है। तो पहला है 3 मेम्ब्रेन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब कि 3 मेम्ब्रेन, ये देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है 3 1 2 3 है, 3 स्ट्रक्चर, बाद में ये एक नाइट्रोजन लगा है, साथ में हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन लग गया, और साथ ही में यहाँ पर जो है 3 मेम्ब्रेन है, यानी कि 3 बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पर 3 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया। यानी कि यहाँ पर डिफिनीशन दिया हुआ है, द हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन 3 एटम विच में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कह रहे हैं कि ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें 3 एटम होते हैं, साथ में ये सैचुरेटेड हो सकते हैं या फिर अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है एजरिडीन, ऑक्सीरेन, थीरेन, एजरीन, ऑक्सीरीन एंड थीरेन। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, देख लीजिए। ये देखिए 3 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, साथ में ऑक्सीजन लगा है, यहाँ पर सल्फर लगा हुआ है, यहाँ पर नाइट्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है। 3 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, साथ ही में यहाँ पर एक बॉन्ड बढ़ गया है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड दूसरी पोजीशन पे है या तीसरी पोजीशन पर है, साथ ही में कंपाउंड अलग अलग हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर यही इसका 3 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हमने समझ लिया है। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विद मोर देन हेटेरोएटम, 3 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है 3 मेम्ब्रेन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का जो दूसरा पॉइंट है वो कह रहा है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड मोर देन 1 हेटेरोएटम। कह रहा है कि जैसे यहाँ पर एक हेटेरोएटम ये है, इसको हेटेरोएटम बोलते हैं, तो इसकी जगह पर 2 अगर और इससे ज़्यादा हेटेरोएटम हो जाएं तो वही यहाँ पर बताया गया, एज द नेम सजेस्ट इट हैज़ मोर देन 1 हेटेरोएटम प्रेजेंट इन द रिंग। द हेटेरोएटम एटम इन द रिंग कैन बी सेम और डिफरेंट। कह रहा है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विद मोर देन 1 और मोर हेटेरोएटम, जिसमें एक से ज़्यादा हेटेरोएटम उपस्थित हों, एक ही पोजीशन पर हों या फिर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन डिफरेंट पोजीशन पर हों, तो वो मोर देन 1 हेटेरोएटम बोला जाएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखो 3 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये 3 मेम्ब्रेन का पार्ट है, तो 3 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, बाद में एक ये हेटेरोएटम लगा है, एक ये नाइट्रो ये लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये बन गया मोर देन 1 हेटेरोएटम यहाँ पर लगे हुए हैं, तो इसको बोलेंगे डियाजिरिडीन बोलेंगे। और एक ये एग्जांपल दिया गया है, एक ये लगा है हेटेरोएटम, एक ऑक्सीजन लगा है, एक नाइट्रोजन अमीन लगा है, एक ये लगा है, तो ये बन गया आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड मोर देन 1 हेटेरोएटम। इसका एग्जांपल भी हमने बता दिया है। अब बात करते हैं, अब आते हैं 4 मेम्ब्रेन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पे। दीज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन 4 विच में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कह रहा है कि ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो 4 एटम रखते हैं, और साथ ही में ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड दोनों टाइप के हो सकते हैं। ठीक है,
तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। ये 4 जैसे ये देखो है, ये है 4, इसमें 1 2 3 4 बने हुए हैं, साथ में ये एक हाइड्रो एटम लगा हुआ है, इसमें भी यही चीज़ किए हैं। यहाँ पर 4 एटम हैं, 4 मेम्ब्रेन हैं, बाद में ये एक हाइड्रो एटम लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है। और इसके इसी का 4 मेम्ब्रेन का दूसरा पार्ट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद 1 हेट्रो एटम। कह रहा है एक हेट्रो एटम के साथ जो उपस्थित होते हैं उसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद 1 हेट्रो एटम कहलाते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद मोर देन 1 हेट्रो एटम, जब एक से ज़्यादा हेट्रो एटम उपस्थित होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, 4 मेम्ब्रेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, तो उसे ये बोलते हैं एज द नेम सजेस्ट इट द मोर 1 हेट्रो एटम। मतलब कि ये यहाँ पर एग्जाम्पल ये देखो दिया हुआ है डाइजिट्रीन, मतलब कि ये 4 मेम्ब्रेन है, साथ में 2 हेट्रो एटम उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर भी 4 मेम्ब्रेन है, साथ में 2 हेट्रो एटम उपस्थित हुए हैं, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद मोर देन 1 हेट्रो एटम कहलाएगा। 3 मेम्ब्रेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात कर ली, फिर हमने 4 मेम्ब्रेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात कर ली। अब आते हैं 5 मेम्ब्रेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पे। मतलब कि जो 5 मेम्ब्रेन, मतलब कि जैसे 1 2 3 4 5, उसके साथ में एक हेट्रो एटम लगा हुआ है, हेट्रो एटम, ये 5 मेम्ब्रेन है, साथ में एक हेट्रो एटम लगा हुआ है, तो 5 मेम्ब्रेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। साथ में ये बताया गया एक पॉइंट, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद 1 हेट्रो एटम, जहाँ पर एक हेट्रो एटम लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर एक लगा हुआ है, तो वो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद 1 हेट्रो एटम कहलाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्यूरान है, पायरोल है, थियोफीन है, कि एक हेट्रो एटम के साथ ही में 5 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसे 5 मेम्ब्रेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। तो हम बात कर रहे थे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद मोर देन 1 हेट्रो एटम। मतलब कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा हेट्रो एटम होते हैं, वो ये कहलाते हैं। तो इसमें मतलब कि यहाँ पर एक से ज़्यादा मतलब एक ये, ठीक। जैसे इसमें एक से ज़्यादा हो रहे हैं, ये हेट्रो एटम है, ठीक है, ये हेट्रो, यहाँ पर हम लिख देते हैं अच्छे से, आप लोग समझ जाइएगा, हेट्रो एटम। यहाँ पर एक से ज़्यादा हैं ये, और ये क्या है, ये यहाँ पर एक कार्बन है, जहाँ पर ये वो होता जुड़े हुए होते हैं, कार्बन हो गई, ये बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 4 मेम्ब्रेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, साथ में 4 नहीं 5 मेम्ब्रेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, साथ ही में 2 हेट्रो एटम जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया, और इसके एग्जाम्पल भी यही है, पैराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, थियाजोल है, ट्रियाजोल एंड टेट्राजोल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। मेम्ब्रेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो 6 मेम्ब्रेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के पहले हमने डिस्कस किया है 3 मेम्ब्रेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 4 मेम्ब्रेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 5 मेम्ब्रेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, फिर है हमारा 6 मेम्ब्रेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है, 6 एटम जो होते हैं जुड़े हुए होते हैं एक साइकिल कंपाउंड में, साथ में एक हेट्रो एटम जुड़ा हुआ होता है, तो उसे हेट्रोसाइक्लिक 6 मेम्ब्रेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, एक पॉइंट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद 1 हेट्रो एटम। जैसे कि हमने पहले जाना है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के साथ पहले 3 में एक हेट्रो एटम है, फिर एक से ज़्यादा है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद 1 हेट्रो एटम। यानी कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि एक, मतलब कि यहाँ पर एक ये जुड़ा हुआ है, तो 1 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद 1 हेट्रो एटम ये कहलाएगा। फिर है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद मोर देन 1 हेट्रो एटम। तो इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद मोर देन 1 हेट्रो एटम, जैसे कि हमने ऊपर भी जाना है कि एक से ज़्यादा जिसमें हेट्रो एटम होते हैं उसको मोर देन 1 हेट्रो एटम बोलते हैं। ये 6 मेम्ब्रेन है, तो इसमें 6 मेम्ब्रेन होंगी, पहले 1 2 3 4 5 6 हो गई है, साथ में 1 से एक से ज़्यादा हेट्रो एटम है, एक ये, तो ये 2 हेट्रो एटम जुड़े हुए हैं, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद मोर देन 1 हेट्रो एटम इसको बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल है पायरिडिजीन, ये जो स्ट्रक्चर बना है पायरिडिजीन का है, और ये पायरिमिडीन का है, ये पायराजीन का है, जो कि इसमें नाइट्रोजन की जो उपस्थिति है वो बदली हुई है अपने पोजीशन से, तो उसी तरह इसके नाम बदले हुए हैं, ठीक है। बात करते हैं हम अब कंडेंस्ड और फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, जिसको हिंदी में बोलते हैं संघनित या संगलित विषम चक्रीय यौगिक। इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स जो होती हैं अटैच होती हैं आपस में, और इसको दीज कंपाउंड कैन बी पार्सली कार्बोक्सिलिक और पार्सली हेट्रोसाइक्लिक, या फिर ये कार्बोक्सिलिक होंगे और या हेट्रोसाइक्लिक होंगे। इसके एग्जाम्पल हैं इंडोल, क्विनोन, आइसोक्विनोन, कार्बाजोल, प्यूरिन, पेट्रिडीन। तो हम इसके स्ट्रक्चर के जरिए हम आपको समझाएंगे। देखो ये एक अपना हेट्रोसाइक्लिक बना हुआ, ये है बेंजीन का बना हुआ है, दूसरा इससे जुड़ा हुआ जो है
ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ये जो कि एक ये हेट्रो एटम जुड़ा हुआ है, तो ये इतनी रिंग जो है ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, और ये तो बेंजीन है। ठीक है, तो इसमें ये जुड़ा हुआ है, तो दो रिंग्स जो होती हैं आपस में जुड़ी हुई, दूसरी जो रिंग्स होती है उसमें आपका हेट्रो एटम जुड़ा हुआ होता है। दो या दो से अधिक भी जुड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पर दो हैं तो इसका इंडोल नाम है, यहाँ पर एन की उपस्थिति यहाँ पर है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो बेंजोफ्यूरोन यहाँ पर हो गया। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था फ्यूरोन का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, उसमें ये बेंजीन जुड़ गए तो इसे बेंजोफ्यूरोन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कंडेंस्ड और फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जो कि एक से अधिक साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होते जुड़े हुए होंगे उससे, तब जाके ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनता है। यहाँ पर ये देखो 3 जुड़ी हुई हैं, 2 बेंजीन का जुड़ा हुआ है, एक ये देखो नाइट्रोफ्यूरोन, वही कार्बाजोल यानी कि इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ये एक स्ट्रक्चर है, एक ये जो बेंजीन में ही नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसी तरह इसकी एग्जांपल दिए हुए हैं, प्यूरिन है, आइसोक्विलिनिन है। तो हमने जान लिया कंडेंस्ड और फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है आप लोगों को तो जरूर कमेंट करिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से 5 का जो है आपको केमिकल स्ट्रक्चर देना होगा। तो पहला है पैरासीटामोल, जो कि आपके रेगुलर यूज में है, तो आप लोग उसके स्ट्रक्चर से आज भली भांति जान जाएंगे स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि अभी हम लोग खाए हुए हैं, खाते हैं, जैसे बुखार आता है, फीवर आता है, डॉक्टर पहले नंबर पर पैरासीटामोल, डोलो ये सब प्रिस्क्राइब करता है, तो उसका स्ट्रक्चर आज हम जानेंगे कैसा होता है। फिर आईएनएच मतलब कि आइसोनियाजाइड का स्ट्रक्चर हम जानेंगे। फिर डैप्सोन का स्ट्रक्चर हम जानेंगे। फिर मेटफॉर्मिन जो कि शुगर में, जो कि रेगुलरली शुगर में यूज होती है आपकी मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, तो ये इसका स्ट्रक्चर हम जानेंगे। फिर फिनोबार्बिटाल का हम स्ट्रक्चर जानेंगे। फिर इम्पिरामीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर जानेंगे। फिर डोपामीन का हम स्ट्रक्चर जानेंगे। डोपामीन वैसे तो आप लोग जानते होंगे डिप्रेसिव डिसऑर्डर में यूज होती है, साइकोटिक डिसऑर्डर में ये डोपामीन यूज होती है। ठीक, तो अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। पहले हम जानते हैं पैरासीटामोल। अभी तक बस खाए हुए थे, आज हम लोग जान जाएंगे स्ट्रक्चर कैसा होता है पैरासीटामोल का। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बेंजीन का, उसमें साथ में ये एक OH जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, आप लोग पढ़े हुए होंगे। इतना स्ट्रक्चर ये होता है फिनॉल का, ये होता है फिनॉल का, और ये जुड़ा हुआ है NH मतलब कि एमीन जुड़ा हुआ है, साथ में एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ये बन गया आपका ये इतना बन गया, ये फिनॉल स्ट्रक्चर है, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। साथ में ये NH2 जुड़ा हुआ है, साथ में डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। ये जो इतना ही केवल स्ट्रक्चर है ये ऐड हुआ है फिनॉल में, तो ये आपका बन गया पैरासीटामोल। तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर जान लिया है, और उसका पैरासीटामोल का अगर यूज की बात करें तो आप लोग वो जानते ही कहाँ यूज होता है, फीवर्स में आपका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं आईएनएच की, आइसोनियाजाइड की। आइसोनियाजाइड का क्या स्ट्रक्चर है, ये देखिए, एक बेंजीन है, उसके साथ में बेंजीन में ही हेट्रोसाइक्लिक एक कंपाउंड है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है कि कोई अगर हेट्रोसाइक्लिक मतलब कि कोई कार्बन की जगह दूसरा कोई कंपाउंड उपस्थित हो जाता है तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। तो ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, साथ में वही सिंगल बॉन्ड के डबल बॉन्ड के साथ डबल O और NH2 डबल 2 NH2 जुड़े हुए हैं, तो इसको आइसोनियाजाइड का ये स्ट्रक्चर बन गया। अब बात करते हैं डैप्सोन की। डैप्सोन का स्ट्रक्चर है, डबल बेंजीन स्ट्रक्चर है, जो कि पहले से ये एमीन का स्ट्रक्चर है, NH2 बेंजीन का बेंजो एनिलीन। इतना ये देखो बेंजीन के साथ एमीन जुड़ा हुआ है, साथ में ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ सल्फर के साथ डबल बॉन्ड सल्फर डाइऑक्साइड जुड़ा हुआ है एक बेंजीन से। दो एनिलीन की जो दो बेंजीन जो 2 साइक्लिक कंपाउंड है वो एनिलीन है, साथ में डबल सिंगल बॉन्ड के साथ सल्फर के साथ डबल बॉन्ड में और डबल ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जुड़ा हुआ है। तो ये डैप्सोन का स्ट्रक्चर है, जिसका IUPAC नाम 4,4-डाई-अमीनोफिनिल सल्फेट होता है, जिसको हम डैप्सोन बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं मेटफॉर्मिन की, जो कि ये आपके शुगर में यूज होती है मेटफॉर्मिन दवा। तो इसका स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं। उसका स्ट्रक्चर ये है, पहले यहाँ पर जुड़ा हुआ है NH2, फिर NH2, यहाँ पर जो है अमीन से ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो है जनरल स्ट्रक्चर है एक, और इसमें ये जो जितना जुड़ा हुआ है अमीन के साथ में मेथिल जुड़ा हुआ है, CH3 डबल मेथिल जुड़ा हुआ है इस पोजीशन पे, तो ये जो कहलाएगा मेटफॉर्मिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा।
अब बात करते हैं फिनोबार्बिटाल की स्ट्रक्चर की। फिनोबार्बिटाल के स्ट्रक्चर से देखिए डबल साइक्लिक कंपाउंड है, यानी कि एक ये बेंजीन का स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है इससे, उसी के साथ CH3 एक मेथिल जुड़ा हुआ है और अमीन के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि फिनोबार्बिटाल का स्ट्रक्चर बन गया है। इम्प्रामीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें डबल बेंजीन स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है और एक ये नाइट्रोजन के साथ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बना हुआ है, उसके साथ जुड़ा हुआ है CH2 प्लस साथ में नाइट्रोजन और साथ में मेथिल जुड़ा हुआ है, डबल मेथिल जुड़े हुए हैं। ये कंपाउंड इम्प्रामाइड कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, एक रह गया है डोपामीन। डोपामीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये एक बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा। ये इसमें डबल फिनॉल जुड़े हुए हैं, एक ये फिनॉल एक ये फिनॉल OH जुड़ा हुआ है और साथ में ये स्ट्रक्चर बना हुआ है CH2 और NH2 लास्ट में जुड़ा हुआ है। डोपामीन, अमीन मतलब कि समझ गए ना, NH2। तो ये डोपामीन का स्ट्रक्चर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। हमको स्टेबिलिटी और स्टोरेज बताना है 5 का, जो कि पहला है क्लोरमफेनिकोल, इंसुलिन, और तीसरा है एस्प्रिन, चौथा है सल्फा एसिटामाइड, फिर पांचवा है साइक्लोफॉस्फामाइड, फिर डाइजीपाम और एक्लोवीर। इनमें से हमको 5 लोगों का स्टोरेज और स्टेबिलिटी बताना है कि कैसे हम स्टोर करेंगे कि ये दवा इतने समय तक चलेगी, और स्टेबिलिटी भी बताना है कि ये स्टेबल रहे ड्रग, कि अपना इफेक्ट जब हम खाए हैं तब ये इफेक्ट अपना शो करे। ठीक है, तो इसका हम बताएंगे। क्लोरमफेनिकोल की अगर हम बात करते हैं, मतलब कि जो डिमॉन्स्ट्रेटेड आई ड्रॉप, क्लोरमफेनिकोल जो होता है आई ड्रॉप में आपके उपस्थित होता है, स्टेराइल होता है ये प्रिपरेशन, जो कि आपको अगर स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज हम कहाँ करते हैं, फ्रिज में हम इसको रखते हैं, 3 से 7 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं। अगर इसका हम टेम्परेचर स्लो टेम्परेचर रखते हैं या लो टेम्परेचर रखते हैं तो क्या होता है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन रेट जो होती है वो घट जाती है। ठीक है, तो इसका हमने स्टोरेज अब जान लिया है। अब बात करते हैं इंसुलिन के स्टोरेज की। बात करते हैं इंसुलिन के स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी की। तो जो है हमें ये रिकमेंड किया गया है कि इंसुलिन जो है फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 36 डिग्री टू 46 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हमको ये रखना चाहिए, ताकि ये संग्रहित यानी कि लंबे समय तक रख सके और इसका इफेक्ट जो है अपना बराबर अच्छा शो करे। मेंटेन पोटेंसी अंटिल द एक्सपायरेशन डेट तक अपनी ये पोटेंसी जो है मेंटेन रख सके, इसलिए हमको 36 से 46 डिग्री पर इसको रखना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं एस्प्रिन की। एस्प्रिन जो है द फार्मुलेशन शोड गुड स्टेबिलिटी, इसकी जो आती है बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी होती है विद द लेस देन % डिकम्पोजिशन occurring up 1.7 ईयर स्टोरेज रूम टेम्परेचर। कह रहा है कि रूम टेम्परेचर पर 1.75 ईयर तक रखने पर जो है इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल सेम ही रहती है या अच्छी दिखाई दी है। मतलब कि इनके कहने का मतलब है कि हम एस्प्रिन को जो है अपने जो रूम टेम्परेचर है उसी में रख सकते हैं। 1.75 ईयर तक इसकी एक्सपायरी होती है कि इतने समय तक हम रख सकते हैं, तो इसका कोई इफेक्ट में जो है चेंज नहीं रहेगा, जितना इफेक्ट या स्टेबिलिटी रहेगी वो सेम रहेगी। सल्फा एसिटामाइड इट शुड बी स्टोर्ड इन आ रेफ्रिजरेटर। इसको कहा गया है कि इसको हम रेफ्रिजरेटर में रख कर ही आप इस दवा को हम बचा सकते हैं या इसकी स्टेबिलिटी को सेम रख सकते हैं। अगर इस रेफ्रिजरेटर हम बंद कर देते हैं 1-2 दिनों के लिए तो ये दवा जो होती है, ये ड्रग्स जो सल्फा एसिटामाइड होती है वो बेकार जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, जिससे इसका इफेक्ट जो है कम पड़ जाता है। बात करते हैं साइक्लोफॉस्फामाइड की। इस प्रिपरेशन को जो है फ्रिज में रखते हैं कब, जब हमको 14 दिन पहले हमको जब यूज करना होता है उसके 14 दिन पहले उसको हम कांच के यानी ग्लास के क्रिस्टल या बोतल में या फिर जार में फ्रिज में करके रख देते हैं। उसके बाद हम इसको यूज करते हैं, तब इसकी स्टेबिलिटी और इसका इफेक्ट शो होता है। बात करते हैं हम डाइजीपाम की स्टेबिलिटी और स्टोरेज के बारे में। डाइजीपाम इंजेक्शन इज अ केमिकली स्टेबल एज 5 mg डोजेज इन डिस्पोजल ग्लास इन सिरिंज फॉर 90 डे व्हेन स्टोर्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसने ये बताया है कि डाइजीपाम को जो है हम 5 डिग्री का डोज जो होता है 90 दिनों तक कब हम बचा सकते हैं, जब हम 30 डिग्री सेल्सियस या फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर हम रखते हैं फ्रिज में, तब जाके हम इसको बचा पाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं एसाइक्लोवीर। अब बात करते हैं एसाइक्लोवीर की।
Acyclovir suspension should be stored at 59 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जिसको सेल्सियस में करेंगे तो 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस पे, एंड केप्ट अवे फ्रॉम लाइट। कह रहा है कि एसाइक्लोवीर को जो है, एसाइक्लोवीर एक सस्पेंशन है जिसको हम 59 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको सेल्सियस में करेंगे 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस पर लाइट से हम दूर रखेंगे, यानी कि अंबर बोतल में हम रख सकते हैं। एसाइक्लोवीर कैप्सूल शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, एंड केप्ट अवे फ्रॉम मॉइस्चर। अगर एसाइक्लोवीर सस्पेंशन की बात करते हैं तो हम 59 टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हम रखते हैं, वो भी लाइट से दूर रखते हैं, अवे फ्रॉम लाइट। और अगर हम कैप्सूल की बात करते हैं, एसाइक्लोवीर के कैप्सूल की बात करते हैं, तो इसको हम स्टोर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कीप्ड अवे फ्रॉम मॉइस्चर, वहाँ जहाँ पर मॉइस्चर या फिर वाटर की कमी हो, वाटर ना हो दूर दूर तक, वहाँ पर हम इसको रख सकते हैं एसाइक्लोवीर का। तो वहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी जो होती है सेम रहती है और अपना इफेक्ट शो करता है। हम अब क्वेश्चन नंबर 7 पे, राइट द ब्रांड नेम एंड यूजेज ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से 5 के जो है हमें ब्रांड नेम और यूजेज यानी कि एप्लीकेशन हमको बतानी है 5 की। पहला है आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, दूसरा है सल्फा एसिटामाइड, तीसरा है प्रोपेनॉल, चौथा है डाइक्लोफेनेक, पांचवा है ओफ्लैक्सासिन, छठा है रिफाम्पसिन, 7वां है रेमडेसिविर, 8वां है क्लोरोप्रोमाजिन। तो इनका हमें ब्रांड नेम और जो ब्रांड नेम से जो आ रही है ड्रग्स, इनका जो है हमें ब्रांड नेम जो कि इसमें मार्केट में जिस नेम से आ रही हैं ब्रांड नेम से वो बताना है, और तो और इसके यूजेस बताना है, इसकी एप्लीकेशन बताने की कहाँ कहाँ इस ड्रग का यूज होता है। ठीक, तो पहले आते हैं आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। ये आप लोगों ने अगर एंजाइना या हार्ट डिजीज़ पढ़ी है आपने, तो उसमें आपको याद होगा कि उसमें ये यूज होता है। तो मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, बाकी अभी इसमें हम पढ़ते हैं क्या कहता है। ब्रांड नेम्स का क्या होता है, बिडिल और डाइलेट्रेट। इसका बिडिल और डाइनाइट्रेट नाम से ब्रांड नेम से आता है ये ड्रग। इसका यूज जो होता है प्रिवेंट एंजाइना सिम्टम, मतलब मैंने बताया ना कार्डियक डिजीज यानी कि एंजाइना सिम्टम। दे डू नॉट वर्क ट्रीट करंट एंजाइना अटैक। ये जो होता है करंट एंजाइना अटैक उसके लिए वर्क नहीं करता है, परंतु ये एंजाइना सिम्टम जो होते हैं उनके लिए जो है उनको प्रिवेंट करता है। दे आल्सो गिवन अदर मेडिसिन टू ट्रीट हार्ट फेल्योर इंक्लूडिंग लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर। कह रहा है कि जो हार्ट फेल्योर में है उसमें इस ड्रग का यूज होता है, और भी जितनी हार्ट से रिलेटेड ड्रग्स हैं या लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर है उसके लिए भी इसका यूज होता है। अब बात करते हैं सल्फा एसिटामाइड की। सल्फा एसिटामाइड जो है अवार या फिर ब्लेफ्टेन ब्रांड नेम से आती है मार्केट में। इसका यूज जो होता है ट्रीटिंग बैक्टीरियल वेजिनाइटिस एंड केरेटाइटिस, एक्यूट कंजक्टिवाइटिस एंड ब्लेफाइटिस। मतलब कि इसका जो यूज है आपका ये आँख से रिलेटेड डिजीज जो होती हैं, आँख से विजन से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं उनमें यूज किया जाता है। ये एक ब्लेफाइटिस जो होती है ये विजन आँख की डिजीज है, कंजक्टिवाइटिस भी आँख की डिजीज है, उनमें इसका यूज किया जाता है। इसका ब्रांड नेम जो होता है अवेयर एंड ब्लेफ्टेन होता है। अब बात करते हैं प्रोपेनोलॉल की। तो प्रोपेनोल का जो ब्रांड नेम है हेमांजियोल और हेमांगियोल है, जो कि ये इस नाम से आती हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ट्रीमर, एंजाइना, हाइपरटेंशन, हार्ट रिदमिक डिसऑर्डर और अदर हार्ट सर्कुलेटरी कंडीशन कैन बी ट्रीटेड यूजिंग प्रोपेनोल। मतलब कि इसका भी यूज जो होता है प्रोपेनोल का, जो भी हार्ट डिजीज होती हैं, हाइपरटेंशन, अरिदमिया या फिर एंजाइना, इन सभी को ले लेते हैं, इन सब में इसका यूज होता है। अब हम बात करते हैं डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक ये कोई पेन किलर है जो कि जब दर्द होता है या दर्द एक्यूट पेन होता है, जैसे चोट लगी है तब आपको दर्द हो रहा है, तो उसमें दिया जाता है डाइक्लोफेनेक। जो ट्रामाडोल दिया जाता है या डाइक्लोफेनेक दिया जाता है, उसका ब्रांड नेम क्या है, कौन से ब्रांड नेम से ज़्यादातर ये आती है। तो पहला तो है जोरोलेक्स है, दूसरा है कैम्बिया, इस नाम से ये जो आती हैं। इट इज़ यूज टू मेडिसिन डैट रिड्यूस स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए, एंड पेन, मैंने बताया ना चोट जो दर्द होता है पेन के लिए,
दूर करने के लिए इसको होता है। इट इज यूज्ड टू ट्रीट एक्स एंड पेन एज वेल एज प्रॉब्लम विद जॉइंट मसल्स एंड बोन। मतलब कि कह रहा है कि जॉइंट में जो पेन होता है या मसल्स में पेन होता है या बोन में, हमारी हड्डियों में, मसल्स में, इन सब में जो पेन होता है उसको दूर करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दीज इंक्लूड रेमेटोइड अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। यह जो है रेमेटोइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के डिजीज में जो है ये ट्रीट करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं ओफ्लैक्सासिन। ये ड्रग जो है ब्रोंचियाइटिस, इसका जो ओफ्लैक्सासिन की बात करते हैं तो इसका ब्रांड नेम फ्लॉक्सिन और फ्लॉक्सिन आईवी, ये 2 ब्रांड नेम से आती है। इसके अलावा और भी ब्रांड नेम उस नाम से भी आती है। तो इसका जो है इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट ब्रोंकियाइटिस, निमोनिया एंड इन्फेक्शन ऑफ स्किन, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। इट इज यूज्ड इसका जो है ओफ्लैक्सासिन जो होता है, ओफ्लैक्सासिन ओरिएंडाजोल नाम से आती है और एक ये ओफ्लैक्सासिन है जिसका ब्रांड नेम फ्लॉक्सिन और फ्लॉक्सिसिन आईवी है, जो कि मैनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, जिसमें कि कुछ दिए हुए हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एंड इन्फेक्शन ऑफ स्किन। इनको जो है ट्रीट करने के लिए ओफ्लैक्सासिन का यूज किया जाता है। रिफाम्पसिन जो है मेनली तो आप लोग नाम से ही जान गए होंगे कि रिफाम्पसिन किस में यूज होती है। रिफाम्पसिन क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, अगर आसपास में कोई अगर डिजीज होती है टीबी की, ट्यूबरक्लोसिस की, कहीं ना कहीं देखा ही होगा आपने, तो उनके पास अगर ड्रग देखेंगे तो आपकी रिफाम्पसिन पहली दवा रहती है। ये जो है रिफाम्पसिन जो ट्यूबरक्लोसिस में यूज होती है, इसका ब्रांड नेम रिफाडीन या रिमैक्टेन होती है। ठीक है, रेमडेसिविर की अगर बात करते हैं तो रेमडेसिविर का नाम सुनकर आप लोगों को कुछ तो पता चला होगा, क्योंकि आप लोग उस स्थिति से गुजर चुके हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए रेमडेसिविर कहाँ यूज होता है, फिर तो हम बता ही रहे हैं। तो रेमडेसिविर जो है, अभी हम कोविड-19 से गुजरे हुए हैं, तो कोविड-19 में क्या होता था कि काला बाजार, मतलब कि ये जो होता है ब्लैक में बिक रहा था, बहुत ही महंगा बिक रहा था, क्योंकि ये इंजेक्शन जो है पूर्ण नहीं पड़ पा रहा था मार्केट में, तो ये बहुत ही ब्लैक में बिक रहा था, जो बहुत महंगा कॉस्टली पड़ रहा था पेशेंट के लिए। ये कोविड-19 में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक भी था, इसीलिए जो इसका ब्रांड नेम है वैक्लरी होता है और ये यूज किया जाता है कोविड-19 वायरस 2019 में जो कोविड-19 आया था उसके लिए ये यूज किया जाता है। इट इज़ अप्रूव्ड फॉर यूज एडल्ट एंड चिल्ड्रन एटलीस्ट 12 ईयर एज, 12 साल के एज तक बच्चों तक ये यूज किया जाता है। एटलीस्ट 88 पाउंड्स ऑफ वेट, या 12 साल के बच्चे तक, या फिर 88 पाउंड वेट, या फिर 40 किलो वेट कह सकते हैं कि लोगों के लिए यूज किया जाता है। तो ये लास्ट है क्लोरप्रोमाजीन की बात करते हैं तो इसका ब्रांड नेम जो होता है ओर्माजीन या टोराजीन होता है, ओर्माजीन या थोराजीन ब्रांड नेम से ये आती है। ये जो दवा है एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है दैट कैन बी यूज टू ट्रीट एंजाइटी, मतलब कि चिंता, मैनिया, साइकोसिस एंड सेजुफ्रेनिया, यानी कि ये जो ड्रग है डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यानी कि एंजाइटी, मैनिया या साइकोसिस जैसी डिजीज हैं, इनको ट्रीट करने के लिए ये यूज की जाती है। ठीक, तो हमने ये अब जान लिया। अब आते हैं हम पार्ट बी पे हम आते हैं, जिसमें हमको क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं, जो कि 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं, जो कि हमें 10 करने हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिस्कस एनी 3 डिफरेंट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल्स में जो इम्प्योरिटी हैं उसके 3 सोर्स जो हैं, डिफरेंट 3 सोर्स हैं, उनके बारे में हमें बताना है कि कहाँ कहाँ से हमको इम्प्योरिटी मिल सकती है प्रोडक्ट में। ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उस समय जो है कहाँ कहाँ से हमको इम्प्योरिटी आ सकती है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, वो चीज़ हमको यहाँ पहले बतानी है। ठीक है, पहले सोर्स की बात करते हैं। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में जो इम्प्योरिटी के सोर्स हैं उनकी बात करते हैं। पहले की बात करते हैं रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर, दूसरा है रिएजेंट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तीसरा है मेथड प्रोसेस यूज्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो हमारे ये 3 पॉइंट हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आती है जहाँ से। पहला है रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर। Impurity known as associated with these chemical may be carried through the manufacturing process and contaminate to the final product। कह रहा है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं तो जो हम रॉ मटेरियल लेते हैं
तो उसमें भी कहीं ना कहीं से इम्प्योरिटी आ जाती है, क्योंकि कुछ हमारे लापरवाही का नतीजा होता है कि कुछ इम्प्योरिटी आ जाती है, जिसके कारण हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इम्प्योर हो जाता है। तो वही कह रहे हैं, अगर रॉ मटेरियल को हम पूरी तरह से क्लीन स्टेराइल कर लें, तब उसके बाद यूज करें, तो हमारा प्रोडक्ट प्योर आएगा। पहले पॉइंट में यही चीज़ बताया गया है। दूसरा है रिएजेंट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब जो हम रॉ मटेरियल में जो हम लोग रिएजेंट यूज कर रहे हैं, जो हम सॉल्वेंट या सोल्यूट यूज कर रहे हैं, उनका भी हमने अगर सही से हमने जांच नहीं किया कि ये प्योर है या इम्प्योर है। अगर इम्प्योर होगा तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट भी इम्प्योर हो जाएगा। अगर वो सही है, अगर वो रिएजेंट जो है सही है, हमने उसको वॉश किया है, स्टेराइल किया है, फिर हमने देखा है कि वो पूरा प्योर है, तो उसका जो है फाइनल प्रोडक्ट है वो भी सही आएगा। तीसरा है मेथड प्रोसेस यूज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या होता है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, तो उसमें जो है हम एक प्रोसेस या प्रोसीजर यूज कर रहे हैं। तो हमने प्रोसीजर को पहले क्या है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन से हमने देखा है कि वो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर वो पूरा प्रोसीजर सेम है तो उस प्रोसीजर को वन बाई वन स्टेप से हम परफॉर्म करेंगे। अगर कोई भी स्टेप में हमें मिस्टेक होगी तो हमारा वो जो प्रोसीजर है वो जो प्रोसीजर है तो वो कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, जिसके कारण हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इम्प्योर या फिर डिकम्पोज या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। राइट इन शॉर्ट अबाउट ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में हमको शॉर्ट नोट देना है। तो हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की बात करते हैं। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। ग्रेविमेट्रिक, ग्रेवी मतलब होता है मास और मेट्रिक मतलब होता है मेजर। मतलब कि मास को मेजर करने के लिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का यूज करते हैं हम। तो यहाँ पर यही है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड इन क्वांटिटेटिव मेथड। मैंने बताया मास को, क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इन एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्वांटिटेटिव मेथड जो है, ये क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए, मास को डिटरमाइन करने के लिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का यूज किया जाता है। द अदर बीइंग वॉल्यूमेट्रिक मेथड, जैसे टाइट्रेशन जो होता था उसमें भी क्या था, बिल्कुल सेम है, केवल उसमें क्या होता है, उसमें वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम को देखते थे जो लास्ट में आता था, और उसमें एंड पॉइंट को हम मेजर करते थे। इसमें क्या होता है, हम वजन या वेट को हम देखते हैं, मास देखते हैं, वजन। इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ऑफन एनालिसिस द अमाउंट ऑफ आयन प्रेजेंट इन एनालिट्स एस्टिमेटेड बेस्ड इन पैरामीटर ऑफ मास। कह रहा है कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में जो है एक विश्लेषण में उपस्थित आयन की मात्रा, मतलब कि मास ऑफ द आयन के पैरामीटर के आधार पर अनुमानित है। यहाँ पर इन्होंने यही बताया है कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है मेनली डिटरमाइन करता है प्रेजेंट जो मास होता है आयन का, उस पर उसको डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो उसके बाद इसका जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के 3 पार्ट में होता है। एक प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन वो टाइप में होता है, दूसरा है वोल्टाइजेशन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, तीसरा है इलेक्ट्रिक ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, तीसरा इलेक्ट्रिक ग्रेविमेट्रिक। इसके टाइप की बात करते हैं तो पहला है प्रेसिपिटेट टाइप ग्रेविमेट्री, दूसरा है वोल्टाइजेशन ग्रेविमेट्री, तीसरा है इलेक्ट्रिक ग्रेविमेट्री। ये 3 टाइप के होते हैं। तो अब यहाँ पर हम शॉर्ट नोट देना है ग्रेविमेट्री का एनालिसिस का, तो हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का जो हमको प्रिंसिपल देना है, तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का सिद्धांत जो है शुद्ध यौगिक में एक ही आयन के द्रव्यमान का निर्धारण करके ज्ञात मात्रा में अशुद्ध यौगिक के आयन का अनुमान पर आधारित है। मतलब कि इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन प्योर जो है प्योर कंपाउंड का जो द्रव्यमान है, प्योर कंपाउंड के जो आयन का द्रव्यमान है, और जो इम्प्योर कंपाउंड का जो द्रव्यमान है उसके बेस पर जो है आधारित है। द्रव्यमान का निर्धारण करने के लिए के आयतन को पूरी तरह से अलग करने की ज़रूरत होती है। जो द्रव्यमान को हम द्रव्यमान जो हमको डिटरमाइन करने के लिए जो हमारे एंड पॉइंट में प्रेसिपिटेट बना होता है उसको अलग कर उसका वेट करते हैं। यही चीज़ यहाँ बताया गया, इस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। डिस्कस द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एसिड। एंटी एसिड के संयोजन पर हमको चर्चा करनी है। तो पहला आंसर क्या है, कमोनली अवेलेबल कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एसिड प्रिपरेशन आर गिवन बिलो। जो कि एंटी एसिड हैं जो कि यूज कर रहे हैं वो नीचे हमारी दी गई हैं। पहला है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट कॉम्बिनेशन।
मतलब कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट के कॉम्बिनेशन का जो एंटी एसिड है उसका क्या यूज है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन अवेलेबल, इट्स सो लग्जेटिव, परगेटिव एंड कॉन्सिपेसेड प्रॉपर्टी। मतलब कि ये एक बहुत ही मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन है जो कि मेनली यूज किया जाता है लग्जेटिव में, और कॉन्सिपेशन प्रॉपर्टी जो कि ये रखता है उसमें कॉन्सिपेशन में यूज किया जाता है, एज अ लग्जेटिव की तरह यूज किया जाता है। दूसरा है मेगाल्ड्रेट। दूसरा मेगाल्ड्रेट जो है इट इज़ मेड ऑफ 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ये 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना हुआ होता है। पहला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है 2 कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ होता है, पहला मैग्नीशियम, दूसरा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इट कंप्राइजेज 28 to 39% ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम होता है 28 से 39% तक होता है, और जो एल्युमिनियम होता है वो 17 से 25% होता है। ठीक, तो ये जो प्रिपरेशन है इन अ जनरली वाइट कलर ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है जो कि वाटर में इनसोल्यूबल होता है और सॉल्वेंट में अल्कोहल जैसे उसमें सोल्यूबल होता है। ठीक, तो ये दूसरा हुआ। तीसरा कौन सा है? तीसरे की बात करते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट युक्त एंटी एसिड मिश्रण। इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल जैसे एंटी एसिड के साथ मिश्रण के साथ ही कैल्शियम कार्बोनेट उन उत्पादों का उत्पादन करता है जो कि तेज़ी से शुरू होते हैं, एंटी एसिड जो कि बहुत लंबे समय तक चलते हैं और बहुत ही फास्ट काम करते हैं। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं कैल्शियम कार्बोनेट, एंटी एसिड युक्त मैग्नीशियम और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल। ये जो होते हैं एंटी एसिड, ये जो बहुत ही फास्ट काम करते हैं और ये बहुत लंबे समय तक काम करते हैं। चौथा है एल्जीनिक एसिड। एल्जीनिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग एंटी एसिड मिक्सचर। इसमें क्या होता है, द एल्जीनिक एसिड ट्रीटेड विद सोडियम बाइकार्बोनेट टू प्रोड्यूस सोडियम एल्जीनेट विद कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कहता है जो एल्जीनिक एसिड है इसका हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके सोडियम एल्जीनेट प्राप्त करते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड साथ में निकलती है तो उसके साथ इसका हम बनाते हैं। इस गैस्ट्रिक एसिड एल्जीनिक एसिड प्रेसिपिटेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड द टाइप ऑफ विस्कस जेल फ्लोट इन टॉप ऑफ GIT। मतलब कहता है ये जो क्रिया होती है लाइट की प्रेजेंस में होती है और ये जो काम करती है GIT के जो अपर पार्ट है उसमें ये काम करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ नोट ऑन नार्कोटिक एंटागोनिस्ट। नार्कोटिक एंटागोनिस्ट के बारे में बताइए। नार्कोटिक से आप समझ रहे हो नार्कोटिक्स क्या होते हैं, तो नार्कोटिक्स एंटागोनिस्ट के बारे में हमको बताना है। मतलब कि नार्कोटिक एंटागोनिस्ट के बारे में बताना है तो ये क्या है, जब ये व्हेन टेकन अलोन नार्कोटिक एंटागोनिस्ट हैव लिटिल इफेक्ट बट दे प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ ओपिएट्स। ओपिएट्स जो होते हैं उनके इफेक्ट को ये कम करते हैं। द फॉलोइंग ऑफ सम मेन एग्जाम्पल। इसके जो नार्कोटिक एंटागोनिस्ट हैं उनका एग्जाम्पल एक है नैलोक्सेन, दूसरा है नैल्ट्रक्सोन है, दूसरा है पहला है नैलोक्सोन। यह एक शुद्ध ओपियाइड्स एंटागोनिस्ट है और 3 ओपियाइड्स रिसेप्टर के लिए समान रखता है। यह आमतौर पर ओपियाइड्स ओवरडोज से प्रेरित श्वसन अवसाद के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। यह जो नैलोक्सोन है यह एक पहला ओपियोइड्स एंटागोनिस्ट है जो कि 3 रिसेप्टर के लिए ये रखा जाता है और आमतौर पर ये ओपियोइड्स के ओवरडोज या प्रेरित श्वसन के समय पर यह दिया जाता है। दूसरा है नैल्ट्रक्सोन। यह डिटॉक्सिफाइड व्यसनी के लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि यह रोगी के संकल्प के विफल होने की स्थिति में अफीम की खुराक के प्रभाव को रद्द कर देता है। यह जो है दूसरा वाला जो है यह जब डिटॉक्सिफिकेशन एडिक्ट होता है, डिटॉक्सिफाइड एडिक्ट होता है तो उसको जो है उसके लिए उपयोगी हो सकता है। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन जो होता है फेल हो जाता है, उस समय जो अफीम लोग लेते हैं, नशा करते हैं, तो उसके प्रभाव को कम कर देता है इसका उपयोग। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। डिस्कस इन शॉर्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विद सुटेबल एग्जाम्पल। हमको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को विद एग्जाम्पल के साथ ही हमको इसका क्लासिफिकेशन देना है। तो आप लोग एंटी हाइपरटेंसिव मतलब कि हाइपरटेंशन को जो रोके उसे एंटी हाइपरटेंसिव बोलेंगे। एंटी हाइपरटेंसिव आर अ क्लास ऑफ ड्रग दैट आर यूज्ड इन ट्रीट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को जो ट्रीट करे, हाई ब्लड प्रेशर को जो ट्रीट करे उसे एंटी हाइपरटेंसिव कहते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी सीक टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर सच एज स्ट्रोक एंड मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। ये जो है प्रिवेंट करता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड सच एज स्ट्रोक अगर हो गया या मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन है, इन सब से ये बचाता है।
तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव की, तो पहला आता है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स जो कि आपने शुरू से अभी तक अभी नाम सुनते आए हैं, डायूरेटिक्स क्या होता है? तो डायूरेटिक्स वो होते हैं जो कि यूरिन के फार्मेशन को बढ़ा देते हैं, ताकि यूरिन के फार्मेशन को बढ़ा देते हैं। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, पहला है थियाजाइड, दूसरा है लूप डायूरेटिक, तीसरा है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स के कुछ एग्जाम्पल हैं हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, क्लोरोथैलिडोन और इंडापामाइड। थियाजाइड के 3 एग्जाम्पल हैं, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, क्लोरोथैलिडोन और इंडापामाइड। दूसरा है लूप डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक में फिरोसामाइड है, फिरोसामाइड जिसको लाइसिक्स बोलते हैं, ब्यूमेटानाइड है, टोरिशीमाइड है। तो और तीसरा है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। कौन कौन सा है? स्पाइरोनोलैक्टोन है जो कि ज़्यादा ही यूज होता है, आप देख सुने होंगे नाम, एम्लोराइड है एंड ट्रिमोनोट्रीन है। ठीक, तो ये डायूरेटिक्स के कुछ एग्जाम्पल हुए हैं। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है। बच्चों ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे ड्रग्स के नेम, क्योंकि जब याद करेंगे तभी आप ये एग्जाम में लिख पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई आपको ट्रिक या करने का कुछ समझाने का कुछ ऐसा है नहीं। बाकी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कौन सी ड्रग कहाँ पर आती है। बात करते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर की, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला है कैप्टोप्रिल, इसमें जो लास्ट में प्रिल आता है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम में आता है। कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिस्नोप्रिल, रेमिप्रिल और प्रिडोनोप्रिल, फॉस्फोनोप्रिल, ट्रोडोनोप्रिल, क्यूनिनोप्रिल एंड बेंजोप्रिल, जितने इसमें प्रिल लास्ट में आते हैं वो सब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर में आते हैं। ये सब एंटी हाइपरटेंसिव के क्लासिफिकेशन है। अब एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में कौन कौन से आते हैं? उसमें जो लास्ट में टन आए वो सब आते हैं, जैसे लोसार्टन, कंडेंसार्टन, वल्सार्टन, एप्रोसार्टन एंड एर्बेसार्टन एंड टेल्मीसार्टन, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ में है। ये जिसमें टन लास्ट में आ रहा है, ये सब जो आ रहा है टन जो आ रहा है, ये सब एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आएंगे। चौथा है गैंग्लियन ब्लॉकर, इसका एग्जाम्पल दिया गया है ट्राइमेथाफेन जो है इसका एग्जाम्पल दिया गया है। पांचवा है एड्रेनर्जिक ड्रग के भी कुछ टाइप्स हैं। पहला है सेंट्रली एक्टिंग ड्रग, जिसका एग्जाम्पल है कोनिडीन एंड मेथिलडोपा, और दूसरा है एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर, जिसका एग्जाम्पल है गोनेथिडीन एंड रेस्परीन। और ये सिम्पैथोलिटिक है। सिम्पैथोलिटिक में 3 टाइप के होते हैं। अल्फा ब्लॉकर में प्रोजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन ये सब आते हैं। बीटा ब्लॉकर में जो लास्ट में लॉल निकलता है, LOL लॉल निकल रहा है, वो सब बीटा ब्लॉकर में आते हैं। प्रोपेनोलॉल, एटिनोलॉल, इस्मोलॉल, मेटाप्रोलॉल, ये जो लॉल निकलते हैं वो लास्ट में इसी में आते हैं। अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर में भी लॉल जो निकलता है लाइबिटोलॉल और कार्बिडिलॉल, ये इसमें अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर में आते हैं। बात करते हैं 6 की, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल के ब्लॉकर के एग्जाम्पल हैं वरप्पामिल, निफिडिपिन, निक्राडिपिन, निमोडिपिन एंड एम्लोडिपिन एंड फिलोडिपिन। ये जो एग्जाम्पल हैं ये सब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के हैं, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में यूज होते हैं। वैसोडायलेटर की अगर बात करते हैं तो आर्ट्रियोलर डायलेटर होता है, दूसरा होता है आर्ट्रियोलर एंड वेनुलर डायलेटर्स होते हैं। इसका एग्जांपल जो है हाइड्रालाजीन एंड मिनॉक्सिडिल है, और दूसरे का है वेनुलर डायलेटर में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है। तो हम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द स्टोरेज कंडीशंस ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से हमको 3 की जो है स्टोरेज कंडीशन बतानी है कि कैसे हम इनको स्टोर करेंगे, कैसे हम इसको रखेंगे कि जो है इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और ये अपना इफेक्ट शो करता रहे, और बाकी एक्सपायर ना हो या डिकम्पोज ना हो ड्रग। तो इसमें पहला है ऑक्सीजन का हमको स्टोरेज कंडीशन बताना है, दूसरा है फेरस सल्फेट का बताना है, तीसरा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल का। बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को हम एक मेटालिक सिलेंडर में रखते हैं अंडर प्रेशर गाज की सहायता से, और जो इसके शोल्डर पर है, शोल्डर को हम वाइट पेंट से पेंट कर देते हैं। फिर एंड रिमेनिंग पार्ट पेंटेड ब्लैक, जो ऊपर का जो पार्ट है शोल्डर वाला वो उसको हम वाइट पेंट से कर देते हैं, जो बचा हुआ पार्ट है उसको ब्लैक से कर देते हैं। द नेम ऑफ द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन शुड बी पेंटेड ऑन इट, मतलब कि उस पर ऑक्सीजन नाम और उसके सिंबल भी बना देते हैं, O2 का सिंबल बना देते हैं और ऑक्सीजन लिख देते हैं। तो ये ऑक्सीजन का स्टोरेज हो गया। अब बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट की।
तो इट शुड बी स्टोर्ड इन अम्बर कलर्ड बोटल्स इन अ कूल एंड डार्क प्लेस। कह रहे हैं कि जो सिल्वर नाइट्रेट है इसको हम अंबर कलर की बोतल, मतलब कि ब्राउन कलर में जो बोतल्स आती हैं उसमें हम रखेंगे, और तो और इसको हम डार्क में लाइट से जो है अवॉइड करेंगे और कूल प्लेस में रखेंगे। बात करते हैं फेरस सल्फेट की। तो फेरस सल्फेट जो हमें कैसे स्टोरेज करना है, तो इसमें कह रहा है आयरन लीडिंग काज ऑफ फीटल पॉइजनिंग इन चिल्ड्रन में जो है बच्चों में जो आयरन है फीटल पॉइजनिंग काज करता है। और इसके स्टोरेज की बात करते हैं तो इसका स्टोरेज जो है बच्चों की पहुंच से हम दूर रखते हैं कि वहाँ पर स्टोर करते हैं जहाँ बच्चे वहाँ ना पहुँच पाएँ, और बच्चों और इसका संग्रहित करने का एक वो इंस्ट्रूमेंट आता है, बच्चों के प्रतिरोधी कंटेनरों में हम इसको संग्रहित करते हैं। तो अब बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, वो कैसे स्टोर करते हैं। इट इज़ केप्ट इन वेल क्लोज कंटेनर। इसको हम एक कंटेनर में रखते हैं जो कि पूरी तरह से क्लोज्ड होता है, उसी में इसको हम रखते हैं, जिससे यही इसका स्टोरेज है। अब बात करते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल की स्टोरेज की। इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। इसको हम एक बंद पूरे कंटेनर जो है उसको हम बहुत अच्छे से क्लोज्ड करके रखते हैं ताकि एयर ना जा पाए और मॉइस्चर ना जा पाए। एंड फ्रीजिंग शुड बी अवॉइडेड। और इसको हम जैसे फ्रिज में और सभी चीज़ें रखते हैं रेफ्रिजरेटर में ताकि और ठंडा रहे या डिकम्पोज ना हो, तो इसको हम फ्रिज में नहीं रखेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। इट कैन बी डिस्पेंस्ड इन ब्लू और अंबर कलर्ड बोतल। इसको जो है हम नीले या अंबर रंग की जो बोतलें होती हैं उसमें वितरित करेंगे। हमने बताया ब्राउन कलर की जो बोतल्स होती हैं कांच की, ग्लास की, उसमें हम इसको रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, गिव सम एग्जांपल। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट आपने सुने होंगे। एंटी न्यूप्लास्टिक से क्या मतलब है, आप लोग अभी हम बताएंगे पूरा क्या होता है। पहले तो न्यूप्लास्टिक जानते हैं क्या होता है। न्यूप्लास्टिक एजेंट वो होते हैं जो कैंसर को स्टिमुलेट करते हैं, कैंसर कारक होते हैं, वही न्यूप्लास्टिक एजेंट होते हैं। तब यहाँ एंटी लग गया है तो ये इसके विपरीत काम करेंगे, मतलब कि एंटी न्यूप्लास्टिक और एंटी कैंसर ड्रग आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग मेलेंजेंसी और कैंसरस ग्रोथ। कह रहे हैं कि जो एंटी न्यूप्लास्टिक या फिर हम एंटी कैंसर ड्रग इसको बोलते हैं जो कि यूज किए जाते हैं कैंसर्स की ग्रोथ या मेलेंजेंसी को ट्रीट करने में हम उसको यूज करते हैं। आइदर दीज ड्रग यूज्ड अलोन कीमोथेरेपी जो कि इसमें हम करते हैं, और कॉम्बिनेशन में जो की जाती है सर्जरी एंड रेडिएशन थेरेपी। कहते हैं अगर इसका जब हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं वो या फिर हम कॉम्बिनेशन में करते हैं या अलोन में करते हैं। अलोन में कीमोथेरेपी बोलते हैं, अगर कॉम्बिनेशन में करते हैं तो सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी के जरिए हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब बात करते हैं, इसमें पूछा गया है गिव सम एग्जांपल्स। हम एंटी न्यूप्लास्टिक में जो ड्रग्स यूज हो रही हैं उनका एग्जांपल हमें बताना है, तो हम उसके क्लासिफिकेशन के बेस पर हम उसका एग्जांपल देंगे। ठीक है, बात करते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक के क्लासिफिकेशन की या उसके एग्जांपल की बात करते हैं। तो एंटी न्यूप्लास्टिक आप लोगों ने जान लिया है, जो कैंसर को रोकने के लिए जो एजेंट यूज किए जाते हैं वो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट बोले जाते हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो पहला एल्कलाइटिंग एजेंट है, दूसरा है एंटी मेटाबोलाइट, तीसरा है एंटीबायोटिक्स और चौथा है प्लांट प्रोडक्ट जो कि हमके प्लांट से मिलते हैं। बात करते हैं अल्कलाइटिंग एजेंट की, तो ये जो होते हैं 5 टाइप के होते हैं, जो कि पहला है नाइट्रोजन मस्टर्ड जिसके एग्जांपल हैं मीक्लोरोएथामीन है, मेल्फान है, क्लोरम ब्यूसिल है, और इसी तरह हम कम से कम 2 या 3 ड्रग्स उसकी याद कर लेंगे जो कि एग्जाम में हमको बहुत ही मदद करेगी। फिर है दूसरा है नाइट्रोसो यूरिया जो कि इसके एग्जांपल हैं क्राम्यूसिटीन एंड लोमोसिटीन एंड सेमोसिटीन्स, ये नाइट्रोजन यूरिया के एग्जाम्पल हैं। बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरा है एजीरिडीन, इसका एग्जाम्पल है थियोटेपा, बेंजोटेपा और एल्ट्रियोथामीन होता है। चौथा जो है एरिल सल्फोनेट, इसके एग्जाम्पल हैं बूसल्फान। चौथा है मिसलेनियस एग्जाम्पल जो आते हैं स्ट्रेप्टोजोसिन और डीकार्बाजीन आते हैं। तो ये एल्कलाइटिंग एजेंट हैं जिसमें जो ड्रग्स यूज होती हैं उसको हमने बता दिया है। अब आता है एंटी मेटाबोलाइट जो कि कैंसर के लिए जो यूज की जाती हैं ड्रग्स, उसमें पहला है फॉलिक एसिड एनालॉग, इसके एग्जांपल है मेथोट्रिक्जेट और ट्रिमोथ्रिक्जेट है जो इसका एग्जांपल है। बात करते हैं प्यूरिन एनालॉग की, इसके एग्जांपल है मर्केप्टोप्यूरिन, थियोग्वानिन एंड
थियोप्रीन है इसके एग्जांपल। बात करते हैं पिरामिडीन एनालॉग की, जो पिरामिडीन के जो एनालॉग हैं जो कि कैंसर्स में यूज होते हैं उसके एग्जांपल हैं फ्लोरोयूरेसिल, साइट्राबिन एंड फ्लोक्सीयूरिडीन, ये इसके एग्जांपल हैं। फिर एंटीबायोटिक की बात करते हैं, जो एंटीबायोटिक हम कैंसर्स में यूज करते हैं उसका पहला है एंथ्रासाइक्लिन, इसके एग्जांपल हैं डायस्ट्रोमाइसिन, डोनोरुबिन, डॉक्सोरुबिन। और इसी तरह हम कम से कम 2 या 3 एग्जांपल याद कर लेते हैं। आइडोरुबिन जो कि इसमें रुबिसिन यानी कि सीन आखिरी में निकल रहा है, यही सब इसमें यूज होंगे। और ये मिसलेनियस में क्या कौन कौन से एग्जांपल हैं, बिलियोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन डी, मिटोमाइसिन सी और मिथ्रामाइसिन, ये मिसलेनियस में हो गए एंटीबायोटिक, ये कि ये सभी एग्जांपल हैं। और बात करते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स की। प्लांट प्रोडक्ट्स की हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया है सदाबहार के प्लांट्स का, तो उसमें विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जो कि मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो भी हैं, और इटपोसाइड, थियोप्टोकैन है, और इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं। बात करते हैं और भी इसके जो और भी इसके टाइप हैं। पहला ये हार्मोन्स एंड देयर एंटागोनिस्ट हैं जो कि कैंसर थेरेपी में यूज होते हैं, जिसका एग्जांपल है टैमोक्सिलोफेन, एथिलीन एस्ट्राडियोल एंड मेगास्ट्रॉल। इसी तरह और भी एग्जांपल हैं, ये एक मिसलेनियस में भी आ गए हैं, जिसमें सिस्प्लास्टिन, मिटोटेन एंड प्रोकार्बाजीन एंड हाइड्रोक्सी यूरिया, ये सभी जो ड्रग्स हैं ये कैंसर्स में यूज होती हैं, जो कि कैंसर को ठीक करने में, ट्रीट करने में हेल्पफुल हैं। तो यही इसका क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल होते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राइट इन ब्रीफ अबाउट नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। बात करते हैं एनएसआईडी की। तो एनएसआईडी जो है हम कहाँ यूज करते हैं, एनएसआईडी मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, जो कि इसमें बहुत सारी ड्रग्स आती हैं जो कि यूज कहाँ पर होती हैं, ट्रीट इन्फ्लामेशन, माइल्ड टू मॉडरेट डिस्कम्फर्ट में यूज होती हैं, फीवर में यूज होती हैं, हेडेक, अर्थराइटिस या स्पोर्ट्स इंजरी या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं, इन सभी जो पेन्स होते हैं हमारे बॉडी में उनमें यूज होती हैं। और इसके जो कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं, प्रचलित एडवर्स इफेक्ट हैं, जैसे कि नाजिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग, डिक्रीज एपेटाइट्स एंड पेप्टिक अल्सर, ये सब जो होते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, शो करते हैं। तो अब बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो पहला है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इन्हिबिटर, जिसमें कन्वेंशनल एनएसआईडी जिसको बोलते हैं हम, तो इसके हम एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला टाइप है इसका सैलिसिलेट में कुछ एग्जांपल आते हैं, जैसे एस्पिरिन जो कि आप रोजमर्रा में यूज करते हैं, ये एनएसआईडी का ही एक पार्ट है। और दूसरा है सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, सैलोल एंड सैलिसिमाइड और बेनोरिलेट, ये सभी जो हैं इसके एग्जांपल सैलिसिलेट के टाइप पार्ट हैं। अब पायरोजोलोन के जो डेरिवेटिव हैं इसका एग्जांपल है फेनिल ब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफेनिल ब्यूटाजोन, ये इसके एग्जांपल हैं। बात करते हैं इंडोल डेरिवेटिव की बात करते हैं, इसका एग्जांपल है इंडोमेथासिन एंड सुलिनडेक, इसका एग्जांपल है ये कि ड्रग्स जो हैं एनएसआईडी की तरह यूज की जाती हैं। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव की बात करते हैं, जो कि आइबुप्रोफेन जो कि एक पेनकिलर है वो भी है इसमें, और नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन एंड फ्लोबिप्रोफेन जो कि इसमें यूज की जाती है। यह है एंथ्रानेलिक एसिड डेरिवेटिव, इसमें जो है मिफेनेमिक एसिड यूज की जाती है, जो कि आपको बायोस्पास नाम से मिलती है मार्केट में, जो कि पेट दर्द या स्टमक पेन में यूज की जाती है या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में यूज की जाती है। और यह एरिल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव की बात करते हैं, इसमें डाइक्लोफेनाक है जो कि बहुत ही ज़्यादा असरदार पेनकिलर है ये। फिर बात करते हैं ऑक्सीकेम डेरिवेटिव की, इसमें प्रोक्सीकेम और टीनोक्सीकेम जो कि इसका एग्जाम्पल है। पायरोलो डेरिवेटिव है, इसमें केटोरिलैक यूज की जाती है। अब बात करते हैं प्रिफरेंशियल कॉक्स-2 इन्हिबिटर की, वो हमने कॉक्स-1 इन्हिबिटर की बात की है, तो इसमें कॉक्स-2 की बात करते हैं, तो इसमें एग्जांपल है निमोसुलाइड एंड मिलोक्सीकैम एंड नैबुमेटोन, जो कि आप लोगों के बच्चों को याद ही करना पड़ेगा, 2 ड्रग कम से कम हर एक क्लासिफिकेशन की आपको ड्रग याद करनी पड़ेगी तभी याद होंगे। और बात करते हैं सेलेक्टिव कॉक्स-2 इन्हिबिटर की, इसमें सिलीकॉक्सिब है और रिफिकॉक्सिब है, ये इसके एग्जांपल हैं। फोर्थ है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, इसके एग्जांपल जो हैं, पहला है पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव का पहला एग्जांपल है पैरासीटामॉल को, जो कि हम इसको एस्टामिनोफेन भी बोलते हैं, ये इसका एग्जांपल है जो कि एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक और विद पुअर इन्फ्लामेटरी एक्शन रखता है। पैराजोलोन डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो इसमें मेटामिजोल है जो कि जिसका नाम डाइप्रोन है। बात करते हैं बेंजोक्सा जोसिन डेरिवेटिव की, तो इसमें निपोपैन इसका एग्जांपल दिया हुआ है,
तो ये जो NSAID हैं जो कि हमने बताया कि यहाँ यूज होती हैं मेनली, तो जो पेन होता है बॉडी में, बॉडी पेन होता है, उनमें यूज होती हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। कम से कम 2 ड्रग हर एक क्लासिफिकेशन की याद करनी पड़ेगी, तभी आपको जो याद हो जाएंगे तो एग्जाम में आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। व्हाट आर द हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, गिव एग्जांपल ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। बात करते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते क्या हैं, पहले तो ये बताना है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वो होते हैं जिनको हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ शुगर या मधुमेह जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसमें यूज करते हैं। उसके कुछ टाइप्स हैं या कुछ उसमें ड्रग्स यूज होती हैं जो कि आपको शुगर के लेवल को मेंटेन रखती हैं या शुगर को होने से प्रिवेंट करती हैं। तो उसी में हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की यही है कि इसमें लिखा हुआ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। मैंने बताया ना, शुगर या डायबिटीज़ मेलिटस को बोलते हैं बाय लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो ग्लूकोज लेवल है उसको लो करते हैं या फिर कहते हैं मेंटेन करते हैं। हमने हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में जान लिया है कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते क्या हैं, और इसी में ओरल है हाइपोग्लाइसेमिक, मतलब कि जो ओरली लिए जा रहे हैं वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हैं। कुछ IV भी लिए जाते हैं जो कि हैं इसमें। और बात करते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के क्लासिफिकेशन की, तो ये पहले तो क्लासेस, फिर फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में जो ड्रग्स आई हुई हैं उनके एग्जांपल दिए हुए हैं। तो पहले क्लास की बात करते हैं। सल्फोनिल यूरियाज जो फर्स्ट क्लास है, सल्फोनिल यूरियाज। इसके जो फर्स्ट जनरेशन में जो ड्रग्स आई थी वो पहली थी टालब्यूटामाइड और दूसरी एक क्लोरोप्रोपामाइड। ये जो पहली पीढ़ी की ड्रग्स हैं या एग्जाम्पल है पहली पीढ़ी के। दूसरी पीढ़ी में जो आते हैं सेकंड पीढ़ी जनरेशन में है ग्लिबिक्लामाइड हैं, और जिसको हम बोलते हैं ग्लिबोराइड बोलते हैं, और ग्लिपिजाइड है, और दूसरा ग्लिमिप्राइड है। ये कि सेकंड जनरेशन में ड्रग आई हैं जो कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हैं। दूसरा है बिगुनाइड्स। बिगुनाइड्स में कौन कौन से हैं, पहली जनरेशन के फेनफॉर्मिन है, फेनफॉर्मिन जो कि फर्स्ट जनरेशन की है। दूसरा है मेटफॉर्मिन जो कि इस समय चल रही बहुत ज़्यादा मार्केट में है, सेकेंड जनरेशन में मेटफॉर्मिन है। दूसरा है मैग्लिनाइड एनालॉग का जो फर्स्ट जनरेशन है रीपाग्लिनाइड है जिसका सेकेंड जनरेशन में नैट ग्लिनाइड है। तो बात करते हैं थियाजोलिनोइडिन की बात करते हैं, तो इसमें फर्स्ट जनरेशन का है रोसीग्लिटाजोन जो कि फर्स्ट जनरेशन में ड्रग है। दूसरी जनरेशन में है जो पियोग्लिटाजोन है जो कि सेकेंड जनरेशन में यूज हो रही है। अब लास्ट है अल्फा ग्लाइकोसिडेज इनहिबिटर। इसमें एक्राबोज फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में है मेग्लिटोल। इसमें जो है पहली बात तो इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हमको मेडिसिन ही याद करनी पड़ेंगी। मेनली तो यही है कि हमको हर एक चीज़ का क्लासिफिकेशन याद करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ड्रग्स तो याद ही करनी पड़ेंगी या फिर इसकी कुछ ट्रिक देखिए आप। ट्रिक भी हम आगे चल के बताएंगे कैसे क्या याद करने की है। तो अभी आप लोगों को हम ऐसे बता रहे हैं जनरली कि आप लोगों को ऐसे पढ़ना है, याद भी करना पड़ेगा ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से 3 को डिफाइन करना है, जिसको परिभाषित करना है। पहला है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या है? डायूरेटिक्स आर दोज एजेंट विच इंक्रीज द एलिमिनेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी। यूरिन का आउटपुट को जो बढ़ा देता है वो डायूरेटिक्स कहलाते हैं। हमने आपको इसके ऊपर भी आया था डायूरेटिक्स, अब तो हमने इसको बताया था डायूरेटिक्स क्या होता है। डायूरेटिक्स आर दोज एजेंट विच इंक्रीज द एलिमिनेशन ऑफ यूरिन इन द बॉडी से जो बढ़ा देते हैं यूरिन के आउटपुट को, तो उसे डायूरेटिक्स कहलाते हैं। और इसके डायूरेटिक्स की एग्जांपल की बात करते हैं तो थियाजाइड डायूरेटिक है, लूप डायूरेटिक, ये हम ऊपर पढ़े थे थियाजाइड डायूरेटिक। और इसमें कुछ लैसिक्स एग्जांपल आया था या फिर लैसिक्स या फ्यूरामाइड एग्जाम्पल आया था। ठीक है, तो हमने ये ऊपर पढ़ चुके हैं। बात करते हैं एनेस्थेटिक्स की। एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? एनेस्थेटिक आर दोज एजेंट विच कॉज द लॉस ऑफ फीलिंग एंड अवेयरनेस। मतलब कि फीलिंग्स को और अवेयरनेस को जो होती हैं कम कर देती हैं। मतलब कि एनेस्थेटिक वो होते हैं जो कि आपको कोई भी पार्टिकुलर आर्गन में अगर चोट लगी है तो वहाँ पर आपको लोकल एनेस्थेटिक लगाने पर वहाँ का जो है वो दर्द से आपको दर्द नहीं पता चलता है। ठीक है, जैसे कि सर्जरी में मेनली यूज़ किया जाता है एनेस्थेसिया की, जनरल एनेस्थेसिया यूज़ किया जाता है कि जब आपका सर्जरी होने वाला उससे पहले एनेस्थेसिया लगा देते हैं, उसके बाद आपको दर्द महसूस नहीं होता है, वो अपनी सर्जरी पूरी परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह लोकल और जो जनरल दो टाइप के होते हैं। लोकल ऐसा होता है कि जब जैसे आपको कहीं बहुत ही छोटा चोट या फिर या कह लीजिए घाव लगा हुआ है तो वहाँ पर क्या करते हैं डॉक्टर पहले सुई लगाते हैं। लोकल वो एनेस्थेटिक होता है तो वहाँ का एरिया जो होता है पूरा डिस्क्री हो जाता है कि आपको जो वहाँ पर कुछ भी वो करेंगे, अगर सर्जरी भी वहाँ उस एरिया में कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको दर्द नहीं होगा।
तो वो लोकल एनेस्थेटिक होगा। अगर जनरल एनेस्थेटिक की बात करते हैं तो आपको पूरे बॉडी में कहीं पर भी पेन है या फिर सर्जरी में जब यूज़ करते हैं तो जनरल एनेस्थेटिक की बात करते हैं। अब बात करते हैं एंटी कन्वुलेंट की बात करते हैं। एंटी कन्वुलेंट्स की। एंटी कन्वुलेंट क्या होते हैं? तो एंटी कन्वुलेंट इज अ टाइप ऑफ ड्रग दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट सीजर और कन्वुलेशन बाई कंट्रोलिंग एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। कह रहा कि कन्वुलेंट क्या होते हैं? कन्वुलेंट जो होती है एक प्रकार की दवा है जिसका उपयोग मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधि को नियंत्रित करके दौरे या आक्षेप को रोकने के लिए इलाज किया जाता है। एपिलेप्सी मतलब कि मिर्गी या दौरा जो हो रहा है उसको रोकने के लिए जो ड्रग्स यूज की जाती हैं उसे एंटी कन्वुलेंट्स बोलते हैं। एंटी कन्वुलेंट आर यूज टू ट्रीट एपिलेप्सी, मैंने बोला ना मिर्गी के लिए, अदर सीजर डिसऑर्डर और जो हैं उनके लिए यूज किया जाता है। दे आर आल्सो यूज टू ट्रीट मेडिकल कंडीशन सच एज बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर मतलब कि ब्रेन वाली कुछ डिसऑर्डर हैं या नर्व पेन है या माइग्रेन है या हेडेक है, तो इसमें जो है ये एंटी कन्वुलेंट ड्रग्स यूज होती हैं। लास्ट है डेंटल प्रोडक्ट्स जो कि आप नाम से ही जान गए हैं, जो हमारे दांतों के लिए यूज होते हैं, टीथ के लिए जो यूज होते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं क्लीनिंग के लिए जो यूज होते हैं वो डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ये इसी तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि आप दांतों के यूज के लिए, कोई अगर उसमें सड़न हो रही है दांतों में, मसूड़ों में, तो उसके लिए ये सब यूज होते हैं। दे आर प्रोडक्ट प्रिवेंट डेंटल कैरी, डेंटल डिके यानी कि दांतों का गिरना या दांतों में इन्फेक्शन लगना, उसको जो होता है प्रिवेंट करते हैं। एंड गिव द फ्रेशनेस देते हैं एंड क्लीननेस देते हैं टू द माउथ एंड टीथ। मुंह और दांतों के जो क्लीननेस और फ्रेशनेस देते हैं ये इट इज़ मार्केट मेनली अवेलेबल इन फ्रॉम द ऑफ टूथपेस्ट। जो मार्केट में हमको ये टूथपेस्ट में मतलब कि जो दंत मंजन है या टूथपेस्ट में जो मिलता है, और टूथ पाउडर में भी जो मिलता है हमको, माउथ वॉश भी मिलता है, टूथ जेल मिलता है और डेंटिफाइज भी मिलते हैं। ये सब मार्केट में डेंटल प्रोडक्ट्स हमको जो जैसे हम सुबह टूथपेस्ट करते हैं वो सब डेंटल प्रोडक्ट्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। राइट अबाउट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। हम पूछ रहा है कि ट्यूबरकुलर ड्रग जो होती हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं। ये एक रिस्पायरेटरी डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ये फैलती है। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो इसमें जो ड्रग्स यूज होती हैं वो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स बोली जाती हैं। तो उसी के बारे में हम आगे जानते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो हैं उनमें फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन ड्रग और निवर ड्रग, इन 3 टाइपों में बांटा गया है। उसमें कुछ एग्जांपल्स ड्रग्स के हैं जो कि हम ट्यूबरकुलोसिस में यूज करते हैं। पहला है फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आइसोनियाजॉइड, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, इसका स्ट्रक्चर हमने अभी पढ़ा था आइसोनियाजॉइड का। रिफाम्पिन को हमने भी पढ़ा, ये भी मेनली फर्स्ट ड्रग है जो कि ट्यूबरकुलोसिस में यूज होती है। एथम्ब्यूटॉल है और स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ये सभी जो ड्रग्स हैं फर्स्ट लाइन की ड्रग्स हैं जो कि ट्यूबरकुलोसिस में यूज होती हैं। सेकंड लाइन ड्रग जो होती है जो कि TZN के नाम से जानते हैं, थियोसिटाजोन जो कि है। दूसरा है पैरा अमीनोसैलिसिलिक एसिड है, PAS, जो कि शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इथनोएमाइड है जो कि ETM है। साइक्लोसेरीन है, CYS है। अमीकासिन है, कानामाइसिन है। ये सभी एग्जांपल सेकंड लाइन ड्रग्स के हैं जो कि ट्यूबरकुलोसिस में यूज होते हैं। निवर ड्रग में कौन कौन सी हैं? सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन है और एजिथ्रोमाइसिन है एंड रिफाब्यूटिन है। ये जो ट्यूबरकुलोसिस में जो ड्रग्स यूज होती हैं, जो कि TB को बचाने के लिए जो हम ड्रग्स यूज करते हैं उन्हें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बोलते हैं। उसी का ये एग्जांपल्स हैं और इनका टाइप्स हैं। तो बच्चों हम लोगों ने पार्ट A पार्ट B कर लिया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझा है। अगर आप लोगों को उसमें कुछ भी डाउट रहता है तो वो आप लोग कमेंट करिए, तो हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। बात करते हैं पार्ट C की। तो पार्ट C हम बच्चों आप लोगों पर सौंप रहे हैं कि आप लोग इसको करिए। इसमें क्या क्या मल्टीपल चॉइस एंड फिल इन द ब्लैंक हैं, और इसमें अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करिए। बाकी इसका जो है आपको अगर ये देखना है, अगर आप लोगों को नोट्स बनाने हैं तो आप जॉय पब्लिकेशन नाम से, मास्टर स्ट्रोक के नाम से हमारे यहाँ बुक ये पब्लिश की गई है। तो आप यहाँ से आप खरीद सकते हैं। यहाँ की इसमें फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी, सोशल फार्मेसी, 5 बुक्स का हमने सॉल्व पेपर बनाए हैं पिछले वर्ष के। और तो और कुछ हमने क्वेश्चन टाइप में इसको हमने पूरा सॉल्व किया है। तो आप लोग देखिए और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।